तो वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेमो का लेक्चर नंबर 2। एंड वेलकम टू प्रश्नोत्तर। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में सीख लिया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने सीख लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और हमें एक आइडिया हो गया था कि इट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ा था वहां पर, ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो पहली एक चीज सीखी थी हमने, क्या होता है चार्ज। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। और किसके साथ जुड़ी होती है प्रॉपर्टी, कह रहे हैं एक चार्ज जो है वो किसी एक मास के साथ जुड़ी होगी और ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या होता है, ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करेगा या फिर मैग्नेटिक। ये एक रिवीजन के लिए मैंने आपको याद कराया। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मैंने क्या बताया था कि अगर सेम दो प्रकार के चार्ज पड़े थे, एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था, तो हमने सिखाया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा एंड नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि एक तरीके के चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक चीज हम लोग ने सीख ली थी यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने सीखा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो उसमें हमने सीखा था कि अगर कोई भी एक बॉडी है, अगर उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, घट जाए, तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में तो कहते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो कहते हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से सीखा था हमने कि दो बॉडी पर कैसे डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। फिर पढ़ा था हम लोग ने किस तरीके से किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं। तो उसमें हमने सीखा था मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड सीखा था फ्रिक्शन। हमने ये सीखा था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या सीखा था, दो बॉडी को अगर हम एक दूसरे से क्या करेंगे, रब करेंगे, तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हमने बताए थे। इसमें एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल था यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसका मैंने पढ़ाया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि बिना किसी तरीके के फिजिकल कांटेक्ट किए बिना भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस कहा गया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन वाला जो प्रोसेस है इसमें ये चीज क्लियरली समझना है कि हमारे पास जो बॉडी होती थी वो बॉडी न्यूट्रल यानी कि जी टोटल चार्ज पर क्या होता था, जीरो। ठीक है, तो जीरो चार्ज की स्टेट में रहता था, लेकिन फिर भी हम क्या करते थे, चार्जिंग बॉडी को से करीब लिया करके हम नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या करते थे, अट्रैक्ट और रिपेल करते थे, जिससे कि वो बॉडी पर दो अलग अलग एंड पर इकट्ठे हो जाते थे। फिर अर्थिंग लगा करके हम सारे पॉजिटिव चार्ज को, मतलब जो चार्ज हमें नहीं चाहिए था वो चार्ज हम उससे क्या करते थे, बाहर कर देते थे और फिर चार्जिंग बॉडी को हटा देते थे, जिससे कि हमें मिल जाता था एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने सीखा था इसके बाद लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया मैंने उसमें सिखाया था मैंने कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। इसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कंडक्शन कैसे होता है, जब हम दो बॉडी को डायरेक्टली क्या करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में लेकर के आए तो दोनों बॉडी क्या करेंगी, चार्ज को ट्रांसफर कर लेंगी और वो क्या हो जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये आपको तीन तरीके की चार्जिंग का मेथड मैंने सिखाया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, समरी में सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि जो इतना हम लोगों ने पढ़ा है उसको ही समराइज कर दिया है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि चार्ज क्या है भाई, डिफर फ्रॉम मास इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। किस तरीके से चार्ज और मास अलग अलग होते हैं। पहला क्या है, एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है भैया, फिजिकल क्वांटिटी, जिससे कि मास से आता है, और इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जो कि क्या होती है, आपकी पहले से हमारे पास एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, जिसको हम कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है, इंटरप्शन के लिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, इन असाइनमेंट चार्ज इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और क्या है आपका मास का एक फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर से बताता हूं कि हमारे पास क्या होती है, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ और टाइम। मतलब ये वो क्वांटिटीज हो गई जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, इनको एज इट इज हमें पहले से डिफाइंड है। अच्छा, इनकी मदद से अगर हम कोई दूसरी क्वांटिटी बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर बल यानी फोर्स। फोर्स को कैसे बनाते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी त्वरण, है ना।
तो देखो अब इसको मैं प्रूव करूंगा कि मास, लेंथ और टाइम की मदद से मैं एक नई क्वांटिटी बना रहा हूं, जिसको क्या कह रहे हैं हम, फोर्स कह रहे हैं, यानी बल कह रहे हैं। तो यहां पर जरा देखो थर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इंटू ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने ये आपको प्रूफ किया कि यहां पर अगर नोटिस करो तो मास है, यानी कि मास मिल गया, एक्स क्या हो गया बेटा, दूरी, दूरी क्या होती है, लेंथ, है ना, लेंथ मिल गया, और समय देखो यहां पर समय डिनोमिनेटर में आ गया। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि बल को हमने कैसे बनाया था, बल को हमने बनाया था किसकी मदद से, मास, लेंथ और टाइम की मदद से। यानी कि बल कैसी क्वांटिटी हो गई, इसको कहा गया डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या नाम दिया इसको, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो यानी कि पहला अंतर क्या होता है चार्ज और मास के बीच में, तो कहेंगे मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लेकिन चार्ज क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q बराबर करंट इनटू समय। ठीक है, करंट भी आपका क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी फिर से प्रूफ हो गया कि डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। फिर आगे कह रहे हैं दूसरा अंतर क्या, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है लेकिन मास नहीं। कंजर्व शब्द का मतलब क्या होता है कि अगर दो बॉडी है, मान लो एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है, बी, तो अगर इन दोनों, मैंने आपको सिखाया भी था कि यहां पर मान लो कि +2 चार्ज है और यहां पर +3 चार्ज है। ठीक है, तो टोटल चार्ज दोनों को मिला के कितना आएगा बताओ, +5 आएगा ना। यहां पर ध्यान दीजिए, तो जो टोटल चार्ज है अगर आप देखेंगे, टोटल चार्ज कितना है, 5। अगर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, चार्जिंग बाय कंडक्शन में दोनों को जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, अगर मान लो इसको 6 कर देते ताकि तुम्हें समझ में आए, इसको 4, ठीक है, आसान रहेगा ना, फ्रैक्शन में हो जाएगा, नहीं तो 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ से एक चार्ज इधर आ जाएगा, और जब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 चार्ज और यहाँ पर भी 3 चार्ज। बस ये समझ लीजिए कि जब भी ये दोनों कनेक्ट होंगे तो बराबर चार्ज दोनों पर हो जाएगा। तो अभी 4 + 2 6 था, इसके बाद 4 था, इसके बाद 2, तो 4 में से एक चार्ज यहां से कहां आ गया, ए पर, जिससे कि ए पर हो गया 3 चार्ज और बी पर भी हो गया 3 चार्ज। तो इसका मतलब है फिर से जब मैंने दोबारा जोड़ा तो अभी भी टोटल जो चार्ज है वो कितना है, टोटल जो चार्ज है वो अभी भी आपका कितना है, +6। तो पहले भी तो +6 ही था, तो यहाँ पे जो सीखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि चार्ज, जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जा सकते हैं, उसको कोई बना नहीं सकता। यानी चार्ज हमेशा क्या है, इसी प्रॉपर्टी कहते हैं कंजर्वेशन, यानी कि जो टोटल वैल्यू यूनिवर्स ब्रह्मांड में है वो जितनी पहले थी उतनी ही बात रहेगी। बस बात ये है कि किसी एक बॉडी से चली जाएगी दूसरी बॉडी पर, लेकिन किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान। देखो ध्यान से, ए का तो फायदा हो गया लेकिन बी का तो नुकसान हो गया ना, तो ये बैलेंस बना रहता है। लेकिन मास यहाँ पर ध्यान से देखिए, मास कंजर्व नहीं होता। ठीक है, अगर आप अभी अपना फूडिंग बदल दे, अपनी डाइट बदल दे, तो आपका वेट बढ़ और घट सकता है। जब वेट बढ़ेगा तो तुम्हारी बॉडी का मास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो यानी कि मास को हम कंजर्व नहीं कहते। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, मैंने बता दिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, और लेकिन जो मास है वो सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। मास का एक्चुअली सही बात तो ये है कि मास को तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। कभी सुना है कि -50 किलो सामान लेकर के आया, मैं नहीं सुना ना। यानी कि मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, कह रहे हैं मूविंग चार्ज होती है बॉडी पर, मास इंक्रीज कर जाता है लेकिन चार्ज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे एक रिलेशन होता है, एक्चुअली आइंस्टीन का रिलेशन होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका मास इंक्रीज हो सकता है लेकिन चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन, ये मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर दो बॉडी है जिसका मास m1 है और एक का बॉडी क्या है, m2, तो गुरुत्वाकर्षण बल वाला फॉर्मूला याद है आपको, न्यूटन का फॉर्मूला जूनियर क्लास में पढ़ाया गया था कि जब दो बॉडी होती हैं, दोनों का मास अगर m1 m2 है तो उनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव बल लगेगा। और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, इनके बीच में अगर सेंटर से सेंटर की दूरी अगर मान लीजिए r है तो इनके बीच में एक बल लगेगा F बराबर G m1 m2 अपॉन, ये बेटा बहुत जूनियर क्लास की बात है, आपने ग्रेविटेशन 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको 9th क्लास पहली बार ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, न्यूटन साहब का नियम है कि अगर दो आपके
बॉडी है, उनका द्रव्यमान m1 m2 है, उनका m1 m2 क्या है, मास है, तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स और अट्रैक्शन m1 m2 की तरफ खिंचाव होगा और m2 का m1 की तरफ खिंचाव होगा, और दोनों पे जो लगने वाला जो बल होगा वो बराबर होगा, जिसकी वैल्यू होगी Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, तो सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो चार्ज ही पढ़ रहे थे, तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है इसी मास के ऊपर तो चार्ज होता है, तो इसी मास के ऊपर हमने चार्ज बना दिया +2, यहां बना दिया -2। देखना ध्यान से, तो अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपने खुद ही बताया था कि प्लस और माइनस क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि अब इनके बीच में भी तो बल है, तो दो दो बल तो हो गया। अब इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए बोला गया कि अगर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को चेक करना है तो आपको रिपल्सन चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो रिपल्सिव नहीं हो सकता। दो बॉडी के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन ही हो सकता है गुरुत्वाकर्षण में, लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो होता है जिसको इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं, उसमें अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लेकिन सोचो अगर यहां पर ही ये -2 हटा करके मैं क्या कर दूं, प्लस चार्ज दे दूं, तो आपने सीखा हुआ है प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, तब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे ना, तो ये एरो कैसे हो जाएगा, यानी कि अगर हमको चेक करना है कि दोनों बॉडी के बीच में किसी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका रिपल्सिव नेचर चेक कर लेंगे। अगर दोनों रिपेल हो जाएंगे तो क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कहां होता है, जहां पर चार्ज आपके प्रेजेंट है। लेकिन अट्रैक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एक कॉमन चीज होती है ग्रेविटेशन और आपके अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। अब एक चीज सीखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर कि as attraction can take place between a charged and uncharged body or between two similar charged body, ये मैंने बता दिया। लेकिन कह रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक, मतलब जब कह रहे हैं किसी बॉडी की स्पीड जो है बेटा वो बहुत कम है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। अभी तुम जानते हो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, अरे ये वो गति है जिससे कि आपकी जो लाइट ट्रैवल करती है, सन से धरती तक आने के लिए लाइट ट्रैवल करती है रोशनी, तो उसकी स्पीड कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है और इस इक्वेशन का अर्थ क्या हुआ। अगर हम इस इक्वेशन की बात करेंगे तो यहां पर लिखा गया है कि जो भी बॉडी है जिस पर चार्ज है, जैसे मेरे ऊपर मान लो चार्ज है, ठीक है, तो मेरी स्पीड v है जिसकी वैल्यू मान लो बहुत कम है, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। ऐसे केस में स्पेसिफिक चार्ज अगर हम बात करें तो अगर हम चार्ज और मास की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ये बात समझ में जल्दी नहीं आती है, लेकिन ये सुनो ध्यान से। तो एक मैंने बात लिखवाई थी, यहां पर नोटिस करो, ठीक है, यहां पर लिखा गया ये वाला, यहां पर कहा गया है कि जब भी आपका बॉडी मूव करता है, मोशन में आता है, तो मास इंक्रीज करने लगता है, लेकिन वो सिर्फ जब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो। ऐसे केसेस में मास आपका नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि आपको यहां सिखाया था मैंने कि कोई भी बॉडी मूव करेगी तो उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका मास इंक्रीज हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मैंने यहां पर क्या किया है, उसी बॉडी पर उसी का मास और उस पर उपलब्ध चार्ज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और बोल दिया कि इनका मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मैंने कंडीशन ये भी सिखाई कि क्योंकि स्पीड जो है बहुत कम है, समझ में आ रहा है, यानी कम स्पीड पर ये वाला पॉइंट काम नहीं करेगा। आगे देखिए, चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड और मेजर्ड विद हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, ध्यान सुनो ध्यान से। ये बताए क्या लिखा हुआ है, ये सारे वो उपकरण हैं जिनकी मदद से हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे क्या हो गए तुम्हारे इक्विपमेंट्स हो गया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बारे में थोड़ा मैं तुम लोगों को बता, ठीक है। चलो यही बनाते हैं। तो ये होता क्या है ये जानो आज। तो इसमें कुछ नहीं होता, एक चैम्बर होता है, चैम्बर मतलब
एक आपका इस तरीके से एक सिलेंडर ले लिया आपने जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना, इसके अंदर एक रॉड अंदर की तरफ आएगी, और ये रॉड बोला मैंने तो ये कंडक्टर होगा बेटा। इस रॉड में क्या करेंगे, इसमें गोल्ड की हम क्या लेंगे, पत्ती, पतली सी एक आपने मेटल की शीट बना ली जो कि गोल्ड से बनी हुई है, ठीक है। और आपने इसके दोनों छोर पर इस तरीके से लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से एक इधर चिपका दिया और एक, ठीक है, ध्यान से सुनना। और फिर क्या करेंगे, इसको पूरा वैक्यूम कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसमें सारी हवा निकाल दी हमने, नहीं भी निकालोगे तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लो वैक्यूम कर दिया, फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सील कर दिया ताकि कोई हवा इसके अंदर ना जा सके। और इस रॉड को हम बाहर ले आए, बाहर की तरफ क्यों बाहर लेकर के आए, ताकि अगर मैं यहाँ पर चार्ज को ट्रांसफर करूंगा, अगर मैं यहाँ पर चार्ज को ट्रांसफर करूंगा तो इस रॉड से होते हुए ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, गोल्ड की जो हमने पत्तियां बनाई हुई है उस पर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है मेटल इज ए गुड कंडक्टर, तो मेटल पर चार्ज अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो हमने पूरा सेटअप बनाया, ये क्यों बनाया, हम क्या करते हैं, पहले हम एक बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक हमने ले लिया रॉड जिसके ऊपर हमको पता है कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम इसको ले आएंगे और इसको इस कंडक्टर से टच करा देंगे। अच्छा तुम मुझे बताओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके ऊपर जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो उस पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा ना। अब तुम समझ ध्यान से, तो मैं कह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज कहां आके इकट्ठा हो गया बेटा, ये गोल्ड की लीव्स पे आ गया, ठीक है, दोनों लीव्स पे आकर के इकट्ठा हो गया। यहां तक दिख रहा है तुम्हें, अब यही से स्मार्ट कंसेप्ट है वो सीखे ध्यान से। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर पॉजिटिव को पास में रखा जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, खुद बताओ। तो आपके पास दो यहाँ पर मेटल की पत्तियां हैं जो कि मोशन कर सकती हैं, तो क्या होगा, मैंने ये पाया कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गई, तो दूर हो गई तो इसका मतलब है कि जो नया डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब ये कुछ दूरी पर दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, दूर धकेल रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब इसमें आप कह सकते हो सर आपने तो कहा था कि हम लोग पता कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी अनजान बॉडी पर कौन सा चार्ज है इसके बारे में, ठीक है। मैंने कहा एक बॉडी ले ली मैंने जिसके ऊपर मुझे नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, मुझे बस पता है उसके ऊपर चार्ज है। मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि मुझे बताओ इस बॉडी बी पर कौन से टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अच्छा ये बताओ, क्या अभी तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज उपलब्ध है, तो अगर यहाँ पर मैं इसको ले आकर के टच करूंगा, सुनना ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर और ढेर सारे चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा उतनी दूर नहीं हो जाएगी लीफ आपकी। और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो बेटा नेगेटिव क्या करेगा, आपको पता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर के क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं ना। तो अब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के साथ मिलकर के जीरो हो जाएंगे, यानी कि चार्ज की संख्या घट जाएगी, और जब चार्ज की संख्या घट जाएगी तो उनकी जो ताकत है वो भी घट जाएगी, तो ये लीफ करीब आ जाएगी। यानी कि अगर ये पत्ती अंदर की तरफ मूव कर गई तो मैं कह दूंगा कि इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अगर ये पत्ती दूर हो गई तो मैं कह दूंगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आई, चैट में एक बार रिप्लाई करिए, ठीक है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई, किस तरीके से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है, किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में एक सरल तरीके से हम पता कर सकते हैं किसी बॉडी पर किस प्रकार का चार्ज है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का पर्पस होता है कि हमें ये पता करना कि किस प्रकार का चार्ज हमारी बॉडी के ऊपर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इससे इंपॉर्टेंट ये तो एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। आज का जो हमारा एम है वो एम ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। और जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ लेंगे, कूलम्ब्स लॉ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें आज के आज, ठीक है। आज हमारा ये टारगेट है, देखिए कहां तक हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। तो पहले अब शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ, फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। अब समझ में आ चुका है चार्ज, तो अभी मैंने बोला जब दो चार्ज क्या होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से रिपेल होगा, दूर भागेगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एक दूसरे के करीब आएगा। लेकिन ये होगा कैसे, कौन करेगा दूर और कौन करेगा करीब, उसको
तो उनके बीच में लगने वाला एक बल होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलम्ब्स के नियम से हमें मिलता है। हम कूलम्ब्स का नियम इस्तेमाल करके दो चार्ज के बीच में लगने वाले बल की वैल्यू यानी मान निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है? तो कूलम्ब साहब ने कहा कि अगर मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज क्या है Q2, तो उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है, क्या बोल दिया, दिख रहा होगा आपको, ये दोनों क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो इनको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको मिल जाए कि जो कनेक्टिंग लाइन होगी उसी लाइन के ऊपर इन पे लगने वाला बल होगा, वो अंदर की तरफ यानी अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो क्या होगा, दोनों पर लगेगा बल रिपल्सिव बाहर की तरफ। लेकिन ध्यान देना बेटा, वो इन दोनों को जो हमने कनेक्ट किया, जोड़ा जिस रेखा से, उसी रेखा पर हमेशा होगा। तो ये पहला चार्ज Q1 हो गया, ये दूसरा चार्ज क्या हो गया Q2। ठीक है, अब क्या देखो ध्यान से, तो अगर ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो हम कहेंगे सर ये वाला कौन सा फोर्स है और ये वाला कौन सा फोर्स है। तो कहेंगे, यहां पर देखिए उसको लिखने का तरीका देखिए, यहां पर F1/2 लिख दिया, कह रहे हैं कि फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, Q1 चार्ज के कारण Q2 पर लगने वाले फोर्स को बोल दिया F1/2, 2 पर लग रहा है 1 के कारण, इसको बोल दिया F2/1। कह रहे हैं 2 चार्ज नंबर 2, एक पर जो फोर्स लगा था उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटा, है ना। तो क्योंकि हमें पहचानना होगा कि ये जो बल लग रहा है ये किसके कारण लग रहा है, क्योंकि अगर आपको वो पता नहीं रहेगा तो फॉर्मूले में दिक्कत जाएगी। अभी सिखाएंगे क्यों ऐसा होता है। तो इन्होंने पहले बोला, मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी इतना परेशान नहीं होना है, हमें फिर वैल्यू निकाल लेते हैं, और क्योंकि ये पहले से पता है कि दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे, जितना ये लगाएगा इस पर उतना ही ये भी इस पर लगाएगा। तो मैंने कहा पहले वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम दिशा वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट यानी दोनों चार्ज की वैल्यू का गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी Q1 Q2 को हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो उस पे वो बल, आपको बल का उस पे निर्भरता दिखेगी। दूसरा बोला कि अगर जो भी तुमने मल्टीप्लाई किया, अगर उसको तुमने क्या कर दिया, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये कंप्लीट रिलेशन आपका बनाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बना। तो फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला बना जब हमने इसके बीच की प्रोपोर्शनलिटी को हटाया। ये तो रिलेशन बता रहा है कि किस पर निर्भर करता है, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू के फॉर्म में। तो यहां आ जाएगा K Q1 Q2/r², जहां पर K क्या है, जब भी बेटा आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने बोला यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ध्यान से देखना, ये एप्सिलॉन के बारे में जानो, एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी का अर्थ है, समझ लो कि जो दो चार्ज रखे हैं वो किसी मीडियम में होंगे। अभी मैं क्लासरूम में हूं, तो इस क्लासरूम में क्या होगा, वातावरण कैसा है, इसमें एयर है ना, हवा है ना। अभी हम इस हवा को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा ना। यानी जो अंतरिक्ष में होता है, यानी जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के वातावरण के बाहर जो है वो मीडियम अलग है, उसमें क्या है, उसमें एयर ही उपलब्ध नहीं है। अगर हमें कोई भी बेसिक डिफरेंस करना है तो हमें पता है कि जहां पर एयर होती है वो एयर वाला मीडियम हो गया, जहां एयर नहीं होती है यानी कोई भी पार्टिकल नहीं है वो वैक्यूम हो सकता है। हम लिक्विड में है तो लिक्विड में आपका वाटर होता है तो वो अलग मीडियम हो गया। फिर ऑयल हो सकता है, यानी कि अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। अब हमने कहा कि उस मीडियम में जो ये बल लग रहा है ये किस पर, यहाँ पर परमिटिविटी वो डिसाइड करेगी उस बल की वैल्यू क्या होती है। यानी कि परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ध्यान सुनना, जहां पर एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन आर को वैल्यू है जो कि अलग अलग माध्यम में बदलती रहती है। यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर में क्या होती है, 1। एयर में क्या होती है, 1। अगर इसको यहां पुट करेंगे तो परमिटिविटी का फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू 1।
यानी कि जो किताबों में लिखा हुआ है फॉर्मूला हमेशा जो आप रटते रहते हैं K बराबर 1/4 उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग हमेशा एयर में पढ़ते हैं। जब आप एयर में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर हमेशा एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी मिलेगी? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं वहां पे टीचर बदमाशी करता है, वहां पे वो दे देता है कि दोनों चार्ज को हमने पानी के अंदर रख दिया और बोल दिया कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ है। आपको पता है ये जो आपका ये लिखा हुआ है परमिटिविटी इन मीडियम एप्सिलॉन आर, इसी को तो कहते हैं यहाँ पर, इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक। यानी कि अगर हमें इतनी छोटी सी बात पता रहे तो हमको पता है कि पूरे फॉर्मूले में क्या बदल जाएगा अगर हम मीडियम में चले गए, यानी कि हम एयर से किसी और माध्यम में चले गए तो यहीं पर मुझे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी रहेगी उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितनी बार आप गलती करते हैं। ठीक है, वापस से आते हैं, अभी इंट्रोडक्शन में है तो बहुत प्रेशर नहीं दूंगा। अब आपको कुछ वैल्यू याद करनी है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 9 × 10⁹ और यूनिट क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पता है ये यूनिट्स आपको याद नहीं करनी है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बस इसको एक बार समझना है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो अब यहां से सीखो कुछ चीजें। यहाँ पर एसआई मात्रा यानी एसआई यूनिट की बात हो रही है, तो एसआई यूनिट बल की क्या होती है? फोर्स होता है बेटा न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ये एरो बना लो, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि अगर इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं तो अगर मुझे निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से तो क्या जाएगा? K Q1 Q2/r²। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे K का अगर यूनिट चाहिए तो मुझे K का फॉर्मूला भी चाहिए होगा, तो मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा? F × r² क्या जाएगा? Q1। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। और दूरी ये क्या है? आर क्या है? दूरी जो है तो मीटर पर स्क्वायर। और नीचे क्या है? कूलम × कूलम। कूलम × कूलम क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, इस तरीके से आप अपना लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डायमेंशंस। इसके बाद क्या पूछ लेते हैं? सवाल, ये सब सवाल आपके एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। डायमेंशन यानी बीमा। बीमा में क्या करते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन का क्या होता है? m/t-2। मीटर क्या होता है बेटा? लेंथ, दूरी, और इसकी पावर कितनी है? स्क्वायर। नीचे क्या दिया गया है? नीचे कूलम है। कूलम क्या होता है बेटा? चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एम्पियर × समय। यहाँ पर करंट × टाइम, यानी एम्पियर × टी। एटी हो गया आपका कूलम का, और उसकी पावर कितनी है? स्क्वायर है, तो यहाँ क्या जाएगा? AT का पावर 2। अगर ब्रैकेट खोल दोगे तो चलेगा A²T⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ समझ में आया ml, यहाँ पे देखो l की पावर 1 है, यहाँ 2 है, ये क्या बन जाएगा? L³ T⁻² पर दिया हुआ है, और नीचे से आएगा T, वो भी आ जाएगा T⁻²। A की पावर माइनस क्या बन गया? ml3T-4। तो आपको मैंने सिखाया डायमेंशन ऑफ, देखो डायमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको अभी सिखा दिया। डायमेंशन सिखाया, यूनिट सिखाया, और आपको हमेशा याद रखना है इन सब चीजों के लिए रेडी रहना है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, ये आपको खुद से आनी चाहिए। ये सब बहुत बेसिक्स होते हैं, आपको 11th में इसीलिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अभी तो आपने पढ़ लिया कूलम्स लॉ। अब पढ़ेंगे कूलम्स लॉ को अगर हम मीडियम से रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अब मैं सिखाऊंगा वो चीज कि अगर हमने कोई एक ट्रिक बना ली जिससे कि अगर हमसे बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी मीडियम के अंदर है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अब देखो मैं एग्जांपल कर रहा हूं तुम्हारे सामने। मैंने एक ले लिया, क्या ले लिया? कंटेनर। कंटेनर क्या भर दिया बेटा? पानी भर दिया। क्या भर दिया? और मैंने बोल दिया कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सवाल में दिया रहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन। मैंने ये आपको बोल दिया। ठीक है, याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से भी नोट करते हैं, लेकिन वो कैपिटल के होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब सिंबल आपको याद होने चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए, नहीं तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये सिखाने वाला हूं
कि मीडियम के अंदर क्या फर्क पड़ेगा फोर्स के ऊपर और क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर पहले तो हमारा अगर एक चार्ज ले लिया हमने इस बार जानबूझ करके पॉजिटिव नेगेटिव, चलो दोनों को पॉजिटिव कर दो, ठीक है। इसका चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई Q1, इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी हो Q2। मैंने कहा इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, मैंने कहा इनके बीच की दूरी r, ठीक है। तो आपने जो फॉर्मूला कूलम्ब साहब के नियम के हिसाब से पढ़ा वो क्या लिखोगे, आप कह दो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन क्या ये K सेम रहेगा, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे K डैश लिखो। क्यों K डैश लिखा, उसका रीजन दिखाता हूं। K डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। अगर मुझे इसको फिर भी रिलेट करना है तो मैं कहूंगा कि यार ये जो K डैश है वो एयर वाला जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर दिया हमने एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि मैंने कहा कि एयर में तो K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं चाहूं बच्चे तो मैं कह सकता हूं ना इसको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया K अपॉन, और नीचे क्या बचा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से सुनते जाओ ध्यान से। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो नया हमारा यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, मैं इस फॉर्मूले को पुराने फॉर्मूले से अगर रिलेट करना चाहूं तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला आएगा K Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन r इनटू r स्क्वायर। मैंने कहा ये फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, एयर वाला फोर्स है। तो अगर मैं कुछ ना करूं, मैं अपने एयर वाले फॉर्मूले को सिर्फ डिवाइड कर दूं किससे, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली कांस्टेंट दिया गया है, तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन करूंगा, अभी आपके सामने क्वेश्चन बनाऊंगा और आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरी बात अब ध्यान से सुनो कि आप लोग को लग रहा है कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन आपको समझ में आएगा एग्जामिनेशन में कि ये इतनी छोटी सी बात है और आपको इतनी हेल्प करेगी। आपको K की वैल्यू पहले से पता है 9 × 10 की पावर 9। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि फिजिक्स में आप थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, कुछ हो लो, लेकिन इन एंड आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ठीक है। बिना न्यूमेरिकल के आप सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ भी नंबर भी नहीं मिल रहा। तो न्यूमेरिकल का अप्रोच अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा, हम लोग इसको सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, और जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको याद रखना है कि मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूं कि आपको एक ही बार क्लास करनी है। इसके तुरंत बाद हम लोग बीच का कुछ भी नहीं रखेंगे, सीधे प्रीवियस ईयर करेंगे, और प्रीवियस ईयर इन्हीं नोट से करेंगे। और ये हर साल होता है बैक टू बैक की मेन नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो उसका रीजन क्या है कि नोट्स किस लिए बनाई जाती है, नोट्स हम लोग बनाते हैं फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम को क्रैक करना है ना, चाहे वो बोर्ड्स का होगा, अगर कोई बोर्ड्स का बच्चा होता है तो उसके लिए इतनी अच्छी नोट्स है, डिटेल्ड नोट्स है। मैं आपको जब पढ़ाता हूँ ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको जीरो से दिखाना है, इसीलिए मैं सारा कंटेंट आपके लिए लेकर के आता हूँ, पूरी थ्योरी समझाता हूँ, उसके बाद सारा न्यूमेरिकल करता हूँ। तो आपको एक एक स्टेप वाइज मैनर में चलना है, और जो जो चीजें हाईलाइट करूंगा वो चीजें आपको नोट करनी है, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल में भी होता क्या है, एक क्वेश्चन का पैराग्राफ होता है, वही समझ में हमें नहीं आता है, हम कहते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमको नहीं पता सर, हमारे पास फॉर्मूला है लेकिन हमको याद भी है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, बिकॉज क्या होता है कि हमको फॉर्मूला काम कैसे करता है, कंसेप्ट क्या है उस फॉर्मूले में, वो हमें नहीं याद होता। तो जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है। जब ये क्यों पता रहेगा तो सवाल जब पूछा जाएगा तो हम उससे रिलेट करके सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो हमने कहा इससे बेनिफिट ये हुआ कि अगर यहाँ पर कभी भी एप्सिलॉन r वाली वैल्यू दी है और हमें एक चीज पता है एफ एयर निकालने आता है, हम एयर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, तो हम फटाफट करके उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन r से, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ बोल दिया Q1 बराबर 2 कूलम दिया गया है, Q2 बराबर 4 कूलम दिया गया है, मैंने ऐसे ही ले लिया, और इनके बीच की दूरी जो है r दिया गया है आपका 2 मीटर, ठीक है। और इनको मैंने क्या कर दिया, प्लेस्ड इन वाटर, इनको पानी में रख दिया विद एप्सिलॉन r की वैल्यू मैंने बोल दिया 1.5, मैंने बोल दिया एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है 1.5। मैंने कहा कि आप उस मीडियम के अंदर बल निकालिए इन दोनों चार्ज के बीच का। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, डायग्राम। तुमने यहाँ Q1 ले लिया, यहाँ तुमने Q2 ले लिया, दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ तुमने लिख दिया 2 कूलम और यहाँ लिख दिया तुमने 4 कूलम, इनके बीच की दूरी तुमने बना दिया 2 मीटर, ठीक है। और ये किसके अंदर है, पानी के अंदर, तो यहाँ पर तुमने ऐसे रफ बना, ठीक है। और ये क्यों बनाया, तुमको पता होना चाहिए एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गया, इतना सीखा इतना लगा। हमारे पास एक चीज पता है हमको कि अगर एयर में है, यहाँ पर हमें एक जो फॉर्मूले याद है, फॉर एयर के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। ये हमें याद रखनी है, ठीक है, ये हमको याद रखनी है। यूनिट भी लिखना है, लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे मीडियम के लिए सॉल्व करना है, मुझे क्या करना है मीडियम के लिए, लेकिन मुझे एयर वाला फॉर्मूला याद है। मुझे क्या याद है, एयर वाला फॉर्मूला याद है। तो एयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने कहा इसको डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, एप्सिलॉन आर से। मैं सॉल्व इसको करूंगा, लास्ट में डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए मुझे, के की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। Q1 Q2 कितना आ गया बेटा, Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 4, डिवाइड कितने से करना है बताओ, 2 का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू। देखते ना ध्यान से, कभी भी जब मैं सिखाऊंगा तो कभी भी आपको डिवीजन में कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सबसे लास्ट में करना है। सबसे ज्यादा स्टेप सीखना है आपको कैलकुलेशन में कि हम देखना कितनी सिंप्लीफिकेशन के तरीके से करेंगे। पहले आप एक्सपैंड करोगे, उसका देखा एक वो आंसर आ जाएगा 3 लाइन में, देखना। अब यहाँ पर यहाँ वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है आप बताइए, 1.5। क्या मैं 1.5 पुट कर दूं? याद रखो सबसे पहला काम करना कि डेसिमल को हटाना है। तो 1.5 मतलब क्या होगा, 1.5, यानी कैसे बना होगा, 3 को हमने आधा कर दिया होगा, 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है। यानी कि मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 3/2। अब देखना ध्यान से, अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से 2 कट गया, ये देखिए यहाँ से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। कितने लोगों को ये डिविजन नहीं आते हैं? अगर आपको ये डिवीजन नहीं आते तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि कैसे डिनोमिनेटर में ये कट गया, ठीक है। और देखिए 3 3 जा, ठीक है। तो जो हमारा पूरा एम है इसको डिस्कस करने का, वो एम ये है कि आपको ये पता रहे कि हमें कितने, अगर मीडियम में भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने पूरा कैलकुलेशन हो गया और आपको आंसर आ गया 12 इंटू 10⁹9 न्यूटन। और अगर आपने एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं पुट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जाएगा आपका, बताइए 6 आ जाएगा, 6 इंटू 10⁹9, तो यहाँ से आपका कटेगा। अब 6 इंटू 10⁹9 को डिवाइड करोगे 3/2 से, तो फिर से तुम्हारे पास वही सेम आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मीडियम वाले क्वेश्चन भी करने में दिक्कत नहीं होगी। अभी उसके ऊपर प्रीवियस ईयर भी करेंगे। तो मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से हम कूलम्स लॉ को किसी मीडियम के अंदर अगर हमें डिस्कस करना हो तो मीडियम के अंदर कैसे काम करता है। हम लोग भी सीख लिया कूलम्स लॉ का मेन फॉर्मूला क्या है और उसकी यूनिट सिस्टम क्या होती है। यहां तक समझ में आ गया तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे टिपिकल टॉपिक, दैट इज आपका वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाला, क्योंकि जो बल होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, उसके पास वैल्यू होती है प्लस उसके पास क्या होता है, एक डायरेक्शन। तो हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में। तो फिर से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा मैं। एक चार्ज मैंने ले लिया Q1, एक चार्ज ले लिया मैंने Q2 और इनको एक लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया और ये लाइन पर अब क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस लाइन को एक और बात कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैंने नोटेशन से यहाँ मेंशन करे, मैंने यहाँ पर अपने नियम बना लिए। F12 का क्या मतलब है, F21 का मतलब क्या है, लिख लीजिए इसको। लिखिए फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q। मैंने कहा Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के कारण, उसको नाम दे दिया F12। और यहाँ पर जाएगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू। क्या यहां तक चीजें सही चल रही हैं बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है? नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर नोटेशंस गलत हो गए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया, नाम देखिए आ गया F12 और यहाँ आ गया आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यानी कि अगर इनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो जरा मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को पोजीशन वेक्टर के बारे में पता है? क्या तुम्हें पोजीशन वेक्टर आता है? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? क्या ये इस बारे में जानते हो कुछ आप? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? बहुत बेसिक बात है, इसमें कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है।
आप एक्स एक्सिस जानते होगे, वाई एक्सिस जानते होगे, एक्स और वाई तो जानते ही होगे। तो किसी भी बिंदु को अगर इसके बीच में हमने बोल दिया ये है मेरा Q1 और ये है मेरा, मैंने कहा Q1 को, मैं यहां बैठा हूं, मैंने कहा मैं ओरिजिन पे बैठा हूं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, तो मैंने कहा मैं यहां से Q1 को देखता हूं तो वो R1 दूरी पर है और वो एक एंगल पर है, एक कोण पर है। मैंने कहा कि मान लो इस साइड में कोई लेफ्ट साइड में बच्चा बैठा हुआ है, तो मुझे देखने के लिए क्या करना पड़ा है, मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मुझे घूम करके तो मुझे एक एंगल पर देखना पड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहां से वहां तक मैं एक रस्सी अगर बांध दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये दिस विल बिकम हमारा पोजीशन वेक्टर। तो आपको समझना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी चार्ज को लोकेट कर रहे हैं किसी एक कॉमन पॉइंट से, तो कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, ओ। इसी तरीके से मैंने यहां से एक रस्सी यहां बांध दी और उस रस्सी की लंबाई कितनी हो गई R2, क्योंकि वो एक अलग दिशा में है तो उसकी दिशा क्या हो गई R2 वेक्टर। तो यहां ध्यान रखना कि जो वेक्टर है ये सिर्फ इस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इन्हीं R1 और R2 कहा गया पोजीशन वेक्टर। अगर मैंने कहा मैं Q1 से Q2 की तरफ जा रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने कहा Q1 से Q2 की तरफ जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, और ये दिशा क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, R12, इसका अर्थ होता है R12 का मतलब R12 वेक्टर का मतलब होता है R1 से R2 की तरफ, R1 से R2 की तरफ। आपको ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, आनी ही चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया R12 का मतलब क्या हो गया आपका R1 से R2 की तरफ। ये निकालना सबसे आसान है, इसको लिखेंगे कैसे, तो बेटा याद रखना जब हम कहीं शुरुआत करते हैं उसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं और जहां पर खत्म करते हैं उसको फाइनल पोजीशन कहते हैं ना। तो हमेशा जब हम इनके बीच की दूरी निकालनी हो, कितनी दूरी तय करी, तो फाइनल में से हम क्या घटा देते हैं, इनिशियल। तो देखो बाद वाला पोजीशन वेक्टर क्या है R2 और घटा किससे देंगे, कैसे किया मैंने, फिर से वही कंडीशन, हम फाइनल हम कहां पहुंचेंगे Q2 पे पहुंचेंगे, Q2 हमारा फाइनल वेक्टर क्या बन जाएगा R2, तो R2 से हम क्या घटा देंगे R1 को, तो हमें क्या मिल जाएगा R12 मिल जाएगा। समझ में आया। तो R12 वेक्टर के बारे में हमने समझ लिया कि R12 रिप्रेजेंट करता है Q1 से Q2 की दिशा को और उसके बीच की दूरी को, जो कि है आपके R12, उसके वैल्यू कितनी है R12, और उसको हमने इस तरीके से निकाला। इसी प्रकार से अगर हमने R21 लिख दिया, इसका अर्थ क्या होगा, हम R2 से यानी Q2 से कहां आ रहे हैं, हम यानी कि Q2 से Q1 की तरफ आएंगे तो हम कौन से वेक्टर पे बैठेंगे, हम यहाँ पर R21 वेक्टर पर, ठीक है। फिर से देखो, ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर एक बार फिर से लिखता हूं, हम कहां से Q2 से Q1 की तरफ, तो यहाँ क्या बनेगा R21 वेक्टर बनेगा। तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा R1 और इनिशियल क्या हो जाएगा हमारा, शुरू कहां से करेंगे, फिर से देखो यहाँ पे हो जाती है कंफ्यूजन, शुरू कहां से कर रहे हो तुम Q2 से, तो Q2 पर वेक्टर इनिशियल वेक्टर कौन सा हो जाएगा R2 वेक्टर, और फाइनल का कहां खत्म कर रहे हो तुम Q1 पर, Q1 पर आओगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का वेक्टर R1 हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी उधर से जब हम इस तरफ आएंगे तो हमारा वेक्टर क्या चलेगा R21 और हो जाएगा R1 माइनस। क्या ये बात मैं समझा पा रहा हूं आपको, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक बार आप इसमें रिप्लाई कर दीजिए। तो ये मैंने क्यों किया, लेकिन तो सुनो ध्यान से, जब भी हम कोई फोर्स लिखेंगे तो फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और प्लस क्या होगा, एक दिशा भी होनी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करने से पहले एक बार फिर से तुमको एक टॉपिक और याद कराना चाहते हैं, यूनिट। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो अगर किसी भी आप वेक्टर को, मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, तो वेक्टर जब इस तरीके से लिखा हुआ है यानी कि n उसकी वैल्यू है, एरो उसकी दिशा है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखा गया। अगर मैं c के मान से मैंने इसी वेक्टर के ऊपर लगा दिया मॉड, मॉड क्या करता है, इसकी जो दिशा है उसको इससे अलग कर देता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 आई कैप लिखा है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं बेटा, तो आई कैप क्या होती है, आपको अच्छे से पता, आई कैप का अर्थ होता है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा होती है उसको आई कैप से, यानी आपको इतनी जानकारी है कि आई कैप का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ दिशा को, यानी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में
बता रही है, वो किसी वैल्यू की बात नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट वेक्टर। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो हमेशा 1 होती है, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो इसका मतलब इट इज क्वाइट क्लियर कि यूनिट वेक्टर अगर मैं किसी भी नॉन वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जैसे मान लो यहाँ एक नंबर लिखा है 2, तो ये एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज में कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर आगे एक आई कैप लगा दिया, तो ये आई कैप क्या करेगा? मुझे ये बता रहा है कि 2 किस तरफ बनाना है। अगर ऐसे एक्सिस बनी है, मैं कहूंगा पॉजिटिव एक्स में 2 यूनिट्स आप मार्क कर दीजिए, तो ये आपको वेक्टर मिल जाएगा। देख रहे हो, सिर्फ इतने से एक डायरेक्शन ऐड करने से मुझे पता है ये 2 मुझे कहां दिखाना है। तो इसका मतलब है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज द यूनिट वेक्टर। तो अभी इतना सब मैंने क्यों पढ़ा है? दीज आर द पार्ट ऑफ 11th क्लास, ये सब 11वीं क्लास की चीजें हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी हमें सीखना है कि हम कैसे जो फॉर्मूला पढ़ा था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, उस एक वैल्यू के साथ डायरेक्शन को लेकर के आए। यानी तुमने इतना क्लियर समझ लिया कि मैंने जो फॉर्मूला बनाया उसमें अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना। लेकिन वो यूनिट वेक्टर मैं बनाऊंगा कैसे? वो मैं कैसे बनाऊंगा, वही सिखाने के लिए मैंने इतना सब आपको सिखाया। अब मैं आपको फाइनल दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। तो आपको पता है F12 का अर्थ क्या होता है? F12 को यहां डायरेक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। ये Q1 है, ये Q2। तो F12 का मीनिंग क्या है? Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण? Q2 के कारण। यानी Q1 पर लगेगा फोर्स किसके कारण बेटा? Q2 कारण। तो आपको पता डायरेक्शन क्या होगी? यही डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या होगी? Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ। देखो ये एरो इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि जो भी मेरा यहां पर वैल्यू आएगा a q1 q2 अपॉन, इसके साथ जो भी मेरा यूनिट वेक्टर होगा, इस यूनिट वेक्टर की दिशा किधर होनी चाहिए? Q2 से Q1 की तरफ। समझ में आ रहा है? अगर ये दिशा सही नहीं हुई तो क्या होगा? देखो तुम्हें सिखाता हूं कि दिशा कितनी इंपॉर्टेंट। अगर ये दिशा Q1 से Q2 हो गई बेटा, तो वो तो F21 की वैल्यू दिखाएगा ना। यानी कि मेरा फॉर्मूला गलत हो गया, क्योंकि हमें ये चीज बहुत क्लियरली पता है कि जो कूलम्ब साहब ने बताया था, कूलम्ब साहब ने एक बात बड़ी क्लियरली कह दी कि दो चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेम होगा। यानी Q1 पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स Q2 पे लगेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ ये छोटा सा यूनिट वेक्टर मेरे पूरे फॉर्मूले को सही और गलत कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो तो सेम रहेगा फॉर F12 एंड ये दोनों में सेम रहेगा। यानी कि सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करती है कि ये आपका F12 फोर्स है या F21 फोर्स। तो अब इस पे फिर से अच्छे से काम करेंगे। तो ये डायरेक्शन मिलेगी कैसे? इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपको ये R21 और R12 पढ़ाया। तो मैंने कहा कि मुझे Q1 Q2 के बीच की दूरी पता है। मैं Q1 से Q2 जाऊंगा तो जितनी दूरी तय कर रहा हूं उतनी दूरी में Q2 से Q1 जाऊंगा। इसका मतलब है कि क्लियर हो गया, यहां से यहां जाऊं या यहां से यहां आऊं, दूरी तो बराबर ही होगी ना, दूरी तो बराबर ही होगी। तो इन दोनों की दूरी कैसे रिप्रेजेंट करी गई है? R12 से या फिर R21 से। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, क्या इनकी दिशा भी सेम है? आंसर नहीं, गलत हो जाएगा। यानी कि इन पे क्या लगाना पड़ेगा? इन पे लगाना पड़ेगा मॉड। यानी कि इन दोनों को मैं लिख सकता हूं r के बराबर। मैंने r क्या है? एक वैल्यू ले ली। मैंने कहा वैल्यू तो बराबर है, चाहे वो Q1 से Q2 जाओ या Q2 से Q1। लेकिन अगर तुमने वेक्टर में लिखा तो मैं कहूंगा दोनों बराबर नहीं है। तब मैं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा कि R12 की जो दिशा है उसके निगेटिव साइन का अर्थ क्या हो गया? उसके विपरीत है आपका R21। यानी R12 अगर इधर जाना है तो R21 किधर जा रहा होगा? जस्ट अपोजिट। तो उसको कैसे मैंने यहां डिफाइन किया? मैंने कहा माइनस साइन जब लगा दोगे, यानी कि अगर तुमको R21 से R12 बनाना है तो R21 क्या है? इधर से इधर आ रहा है, उसकी वैल्यू सेम है,
लेकिन उसकी दिशा विपरीत है तो निगेटिव मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो वेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है निगेटिव वेक्टर। तो अगर निगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वो क्या कर देगा, तुम्हारी जो डायरेक्शन होगी उसको रिवर्स कर देगा। यानी कि ये है सबसे परफेक्ट फॉर्मूला इसकी डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए। आते हैं मेन फॉर्मूला। तो मैंने कहा इसको फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो मैंने यहां कहा, मैंने कहा किसकी दिशा चाहिए तुमको, दिशा हमको चाहिए सर, जब आपने बोला तो दिशा क्या चाहिए, Q2 से Q1। तो मैंने कहा Q2 से Q1 कौन आ रहा है, R21 आ रहा है। मैंने कहा R21 की वैल्यू मत लो, इसका यूनिट वेक्टर ले लो, तो R21 यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, आपको अभी भी सिखा चुका हूं तो बार बार नहीं बोलूंगा। यूनिट वेक्टर क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन ऐड। नीचे क्या करना पड़ेगा सर, नीचे आपने R लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख दिया। मैंने कहा एक चीज बताओ, यहाँ नोटेशन तो 1 2 है, तो यहाँ पर ये तुमने 2 1 क्यों लिख दिया। मैं कहा कि अभी उसकी डायरेक्शन मैच करा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक जुगाड़ है। वो क्या जुगाड़ है बेटा, अगर मैं चाहूं तो R21 को भी क्या बना सकता हूं, R12, लेकिन एक मुझे यहाँ पर माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन क्या करेगा, इसकी R12 की डायरेक्शन को पलट करके R21 बना देगा। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ R12, नीचे क्या आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। मैं एक्चुअली यहां पर नहीं लिखना चाहता इसको। ठीक है, फिर मैंने कहा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपने सिखाया था कि वेक्टर से डिवाइड करते हैं अगर उसके मैग्नीट्यूड को, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखते ना ध्यान से। तो मैंने कहा R12 यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूं R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12। ठीक है, और मैंने यहां लिखा है R12 वेक्टर का मॉड क्या होता है, R। ठीक है, तो बेटा R12 वेक्टर क्या होता है, लेकिन R12 वेक्टर पीछे लिखा हूं, दोबारा लिख दे रहा हूं, R2 माइनस, यही तो होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये लिखा है R2 माइनस R। देखते ना ध्यान से, एक एक स्टेप यहाँ पे ध्यान देना। तो ये मैंने लिख दिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ठीक है, मैंने R12 की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं ये उठा करके यहां पुट, तो KQ1 Q2 मैं R को लिख सकता हूं R2 माइनस R1 का मॉड। कैसे कर दे रहा हूं मैं ये सब, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, ये सब बराबर है, और यहां पर क्या जाएगा, माइनस ऑफ, क्या जाएगा ब्रैकेट के अंदर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, नीचे क्या आएगा, मॉड ऑफ, और इसका स्क्वायर होता है, सॉरी यहां पर मैंने स्क्वायर मिस कर दिया, इसका भी स्क्वायर होगा R2 माइनस। सब कुछ सही चल रहा है। अब अगर इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर के एक बार मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर है, सेम वैल्यू है, तो यानी क्या बन जाएगा R2 माइनस R1 का मॉड का होल क्यूब। ये तुम्हारा फाइनल बनके तैयार हो गया। ये तुम्हारा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है किसको, F12 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको क्या सिखाया कि वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला कितना आपका डेंजरस दिखता है, लेकिन उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला काम कैसे करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला काम कैसे करता है, और इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं किसी भी समय पर। और अब मैं दिखाता हूं तुमको सिंप्लीफिकेशन में, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहाँ पर तुमने सीखा KQ1 Q2, और यहाँ पर क्या आ गया था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। किताबों में कैसे लिखा है मैं दिखाता हूँ। यहाँ लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब। अब देखो मेरी बात यहाँ सुनना, हाँ अल्ताफ बोलिए, बोलिए बेटा। माइक ऑन हो गया अल्ताफ आपका, बताइए। अच्छा गलती से हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म कैसे आया, ये बच्चे पूछते हैं मुझसे बहुत कि सर आपने R2 माइनस R1 पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ R1 माइनस R2 कैसे आ गया। तो बच्चे मैंने ऐसे लिखा था ना, याद करो, R12 वेक्टर का जो मॉड होगा वो बराबर होगा R21 वेक्टर के मॉड की, और इन दोनों को मैंने R से रिप्रेजेंट किया।
तो R12 क्या होता है बताओ, R2 वेक्टर माइनस R1, ठीक है। R21 क्या होता है बताओ, R1 माइनस और R1। मतलब देखा जाए तो ये सब तो बराबर ही है, ये तीनों तो, क्योंकि ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सब एक नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर करते क्या है किताबों में, इसको उठा करके जो डिनोमिनेटर में लेके चल रहे थे, इसको उठा करके रिप्लेस कर देते हैं इससे, और हमें लगता है कि ये फॉर्मूला कठिन हो गया और ये कहां से आ गया, जबकि ये हमने पहले ही सिखाया हुआ है। और एक और काम करते हैं उसमें किताबों में, यहाँ पर Q1 Q2 कर देते हैं, इसको R लेते हैं, इसको R³ लिख देते हैं, और यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस इस तरीके से। मैं और एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये सारे बेटा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। यहाँ पर एक और फॉर्म हो सकता है, अपॉन R³, और इसको मैंने फिर से वेक्टर में लिख दिया, ये हो जाएगा R21, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, R21 वेक्टर, क्योंकि आपको पता है R2 में क्या होता है 2 से 1, तो फाइनल क्या हो गया R1 माइनस इनिशियल। ये सब आपके अलग अलग फॉर्म हैं, सेम फॉर्मूले के, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये F12 का फॉर्मूला सारे फॉर्म मैंने आपको सिखा दिए, सारे अलग अलग तरीके से लिखे गए, एक ही चीज के बारे में बात होगी, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा तो F12 का फॉर्मूला लिखो, तुम क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन R3, तो यहाँ क्या जाएगा, जो यहाँ होगा उसका ही जस्ट उल्टा, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना, इस तरीके से सारे फॉर्मूले हमने बना दिए, और ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। R12 में फिर से एक बार लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर फ्रॉम पोजीशन, ये वेक्टर फ्रॉम Q1 से Q1 टू, मैंने वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर बेटा अगर तुम्हें क्या करना हो, अगर तुम्हें इसको यूनिट वेक्टर में लिखना हो, तो यूनिट वेक्टर में मैंने स्टार्टिंग में ही लिखना सिखा दिया था, तो कहां सिखाया हुआ है, मैं ये भी दिखा देता हूं, ये मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक भी है और कैलकुलेटिव भी है, ये सारी बात मैं जानता हूं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने ये टॉपिक पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, जब आप इतना पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। अब ये जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक आसान आपको लगेंगे, बिकॉज अब आपको बस इतना सुनना है जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी एक चार्ज पर, जैसे मान लो ढेर सारे चार्ज है Q1 Q2 Q3, और इस तरीके से हमने 4 चार्जेस ले लिए, ठीक बेटा। अब इनको फिर से मैं क्या करूंगा, लोकेट करूंगा, ये R1 वेक्टर हो जाएगा, ये तो अभी सिखाया है, R2 वेक्टर हो जाएगा, एंड सो ऑन, R3 वेक्टर है, R4 वेक्टर। तो सवाल क्या है, कह देंगे कि Q1 पर लगने वाला टोटल फोर्स Q2 Q3 Q4 और ऐसे 100 चार्ज, या 1000 1 लाख 1 करोड़ कितने भी चार्ज हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में कुलम साहब ने बड़े क्लियरली बताया कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो जब भी हम देखेंगे तो हम एक पेयर में देखेंगे, यानी कि एक बार में सिर्फ एक चार्ज का इफेक्ट उस पर होगा, और उसका इफेक्ट दूसरे चार्ज के उसके आसपास होने से कभी भी फर्क उसको नहीं पड़ेगा। यानी कि जितना फोर्स Q2 को Q1 पे लगाना है वो तो लगाएगा, Q3 चाहे तो वो भी लगा सकता है, Q4 चाहे तो वो भी लगा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फायदा ये हुआ, इसका मतलब है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे कैसे काम करता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर, जैसे मान लो हमने कहा टोटल फोर्स ऑन Q1 निकालना है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ पर नोटेशंस बना लीजिए, ठीक है। तो जो नोटेशन हम पीछे बना के आए, जो नोटेशन क्या होती है, इसको नोटेशन कहते हैं, इसको नोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ कैसे बनाया था कि F21 का अर्थ हुआ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और F12 का मतलब क्या हुआ Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2। वही नोटेशन अगर यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें तो मैं कहूंगा कि F12 इसका अर्थ क्या हो गया, Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के कारण,
प्लस हमने कहा Q1 में लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q3 तो 1 3 लिख दिया, फिर हमने 1 पर 4 के कारण यानी Q4 जो लगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि तुम एक काम करो, ये अलग अलग करके सबका कूलम्स लॉ यूज करके फोर्स निकाल लो, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। फिर वेक्टर को जोड़ने का नियम होता है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप जानते हो, पैरेललोग्राम लॉ जानते हो, और फिर आपको पॉलीगन लॉ भी आता है। पॉलीगन लॉ में क्या सीखा गया था कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा, और ट्रायंगल में क्या प्रॉब्लम है, दो ही सिर्फ हो सकते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होता है दो ही, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम दो को जोड़ लो, फिर जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे से जोड़ लो, यही होता है पॉलीगन। तो ये कहा गया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करो कि तुम एक चार्ज पर टोटल अलग अलग फोर्स निकाल लो, फिर उनको वेक्टर सम कर लो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। तो किसी एक चार्ज पर आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा, इसी कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि यूज करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक इस पे बनता है, जो इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें आपको मैं कुछ स्पेशल फॉर्मूले दूंगा जिससे डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है कि अब अगर फोर्स लग रहा है किसी दो चार्जेस के बीच में, तो हमें पता है कि अगर हमने कभी भी देखो एक फोर्स लगाता हूं, ये पेन है, इस पर हमने क्या लगा दिया, दोनों छोर पर मैंने इसको पकड़ लिया और इस पर मैंने लगा दिया बल, लेकिन दोनों विपरीत और बराबर लगा दिया, क्या ये पेन कहीं जा रही है? आंसर बताइए, नो, है ना, कहीं नहीं जा रही। कैसे हो रहा होगा ये? इसका मतलब इस पे टोटल बल क्या हो रहा होगा, जीरो हो जा रहा होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस पे बल नहीं लग रहा है। बल तो लग रहा है, दो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ये दोनों फोर्स जो है इनका जो जोड़ है वो जीरो आ रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और विपरीत है। कहने का तात्पर्य हुआ इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो उसका मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट का मतलब होता है बच्चा कि टोटल फोर्स ऑन एनी बॉडी इज जीरो। क्या कह रहे हैं, टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो यानी कि इक्विलिब्रियम के अंदर कोई बॉडी अगर होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज जीरो, यानी कि Q1 पर लगने वाला फोर्स, Q1 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ये स्मॉल q एंड Q2। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो फोर्स लगा रहे होंगे वो क्या होगा, जीरो। इसी प्रकार से स्मॉल q पर जो टोटल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, जीरो। और इसी प्रकार Q2 पे टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो। जब ये तीनों आसपास होने के बाद भी इनका टोटल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो कहते हैं नेट फोर्स जो है तीनों चार्ज पर जीरो है, तो ये कहेंगे ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं। अगर एक भी इसमें से इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो क्या होगा, वो किसी एक दिशा में अट्रैक्ट या फिर रिपेल हो जाएगा, क्योंकि इस पे टोटल बल क्या, जैसे देखो अभी मैं फिर से बल लगा रहा हूं, लेकिन अब मैंने इधर वाले हाथ पर थोड़ा बल कम कर दिया, इससे क्या हो रहा है, ये इस दिशा में क्या करने लगा, मोशन करने लगा। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये तीनों एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं उसका सम क्या होना चाहिए, जोड़ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर ये तीनों हैं तो इनको कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो ये है वो कंडीशंस, जो कंडीशन अगर नहीं होगी ट्रू तो आपका कभी भी तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। तो पहली है, अगर दो चार्ज हैं और वो दोनों, यहां पर देखो लिखा है मस्ट बी लाइक इन नेचर। लाइक का मतलब एक जो सेम नेचर के, यानी दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो तीसरा चार्ज है, देखो यहां लिखा है फोर्स ऑन स्मॉल q, ये किसकी बात कर रहा है, इस वाले चार्ज की बात कर रहा है। ठीक है, हम स्मॉल q वाले चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन स्मॉल q अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक पेयर क्या बन रहा है, ये दोनों, एक पेयर क्या बन रहा है, ये दोनों, यानी Q1 इस पे बल लगा सकता है और Q2 भी बल लगा सकता है, यही तो फॉर्मूला बनेगा ना। तो देखो अगर हम देखें Q1 से Q2 की दिशा क्या होगी, ये वाली, मैं थोड़ा कलर चेंज कर, है ना, ये दिख रहा होगा बल। ठीक है, Q1 से Q2 पे लगने वाला बल क्या होगा, इस दिशा में ये रिपेल करेगा, Q2 भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या दोनों विपरीत हैं कि नहीं है ना। और ये दिशा कौन सी होती है, पॉजिटिव एक्स की, तो ये पॉजिटिव, और ये वाली कौन सी होगी, नेगेटिव। तो जो फॉर्मूला आगे बनेगा
k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो k q1 क्या हो गया पहला चार्ज, q2 क्या हो गया स्मॉल q दूसरा चार्ज अपॉन x स्क्वायर माइनस k, अब देखो दूसरा वाला फोर्स q2 q अपॉन, अब इनकी दूरी, अगर ये दूरी x है और यहां से q1 q2 की दूरी कितनी है r, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी r माइनस x होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये r है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा r माइनस x, तो r माइनस x का होल स्क्वायर होगा। इन दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, जीरो होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। फिर क्या करें, तीसरे चार्ज की जो नेचर होगा वो अनलाइक होना चाहिए। तो अभी हमें इसके पहले जब मैंने डायग्राम बनाया तो मैंने ये नहीं बताया कि तीसरा जो छोटा वाला चार्ज है उसका नेचर क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अभी मैंने पॉजिटिव लेके पढ़ाया। तो अगर उसको अब हमें उसके बारे में जानकारी हो गई, तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा नेगेटिव, और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, नहीं तो इक्विलिब्रियम नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर हमें किसी पर एक पे अगर यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है वो ये फॉर्मूला नीचे पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे आते हैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, पूछ देंगे ये जो तीसरा चार्ज है स्मॉल q, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूछ देंगे कि इसका नेचर और वैल्यू बताइए। तो अगर देखो ये फॉर्मूला देखोगे ध्यान से, इसमें दोनों जो तुम्हें डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला बन के आया q1 q2 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2 का होल स्क्वायर। और यहां पर बाहर क्या लगा दिया, एक नेगेटिव साइन। वो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, अगर q1 q2 का नेचर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास देखो ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कितनी दूरी पर किसी एक चार्ज से हम रखें तीसरे चार्ज को सच दैट क्या हो जाए कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है दूरी निकालने के लिए अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना है। तो ये आपका ये फॉर्मूला भी मैंने आपको इसमें बताया। ये टॉपिक में क्या है, इसमें मैंने आपको कुछ सिखाया है कि क्वेश्चन पूछ देंगे जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल रेक्टेंगुलर आपको शेप है, रेक्टेंगुलर में ये स्क्वायर दिया गया, दिस इज स्क्वायर, ये क्या दिया गया है, ये है स्क्वायर, ये क्या इक्विलैटरल, ठीक है। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इस केस में आपको पता है जब तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं तो इसको इक्विलैटरल कहते हैं। स्क्वायर में क्या होगा, चारों बराबर होगी। तो क्वेश्चन ये पूछ देंगे कि बताइए कितने चार्ज की कितने मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करें यहाँ पर सच दैट ये क्या हो जाए ये सारे इक्विलिब्रियम में आ जाए, और यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू पूछ देंगे कि वो सच दैट इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन रूट 3, और ये जाएगा माइनस क्यू 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 4। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है तो आज क्या करेंगे यहीं पर रुकेंगे। देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम लोग क्या करेंगे सारे प्रीवियस लगाएंगे इस टॉपिक्स के ऊपर। ये टॉपिक लमसम खत्म हो गया, सिर्फ एक आपको पढ़ाना है मुझे, जिसमें आपको मुझे ये सिखाना है फॉर दिस सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम, ये पढ़ाऊंगा। इसके तुरंत बाद मैं आपको क्या करूंगा प्रीवियस करा दूंगा, जिससे कि ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट हो